इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मनोरंजन में। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक चाहिए। सभी क्लास अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हो गई। सभी फटाफट से अपने साथियों को क्लास शेयर करते हुए और सेशन को ज्वाइन करेंगे। आज अपन अध्ययन करने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक को लेकर के आज अपन चर्चा यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। पाटिया, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आप सबके। कैसे हो आप? आई एम सो फाइन, ठीक है ना। एंड यू? आशा करते हैं आप भी सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज अपन पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। क्या पढ़ने वाले हैं भाइयों? मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय को स्कूल बोलते हैं, है ना। ज्ञान के संप्रदाय और इस बोलते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी ठीक है। इस टॉपिक को लेकर के आज अपन चर्चा करते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहां से पेपर में आते हैं आपके लिए, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आते हैं, याद रखिए। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले बात करें संप्रदायों की, तो सबसे पहला जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम क्या है? नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय, ठीक है ना। संरचनावादी संप्रदाय इसका मुख्य नाम है, ठीक है। क्लियर है ना। संरचनावादी स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इसके अन्य नाम क्या हैं जिसको अन्य नाम से जाना जाता है? इसके जो अन्य नाम हैं इसको बोलते हैं अंतः निरीक्षणवादी। अंतः निरीक्षणवादी संप्रदाय। अंतः निरीक्षणवादी संप्रदाय भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को एक और नाम कहते हैं, इसको बोलते हैं अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी संप्रदाय। अस्तित्ववादी संप्रदाय, ठीक है। स्ट्रक्चरिज्म, यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना और इज्म का मतलब होता है वाद, तो इसको स्ट्रक्चरिज्म कहा जाता है, ठीक है। नमस्ते भैया आरती शर्मा, नमस्ते आप सबके लिए, गुड इवनिंग आप सबके लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब ये जो संरचनावादी संप्रदाय है, सबसे पहले बात करें कि इसके संस्थापक कौन है, ठीक है ना। संस्थापक कौन है, कहाँ स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, इनसे पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना, मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है ये। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय, प्रथम संप्रदाय, ठीक है। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? संरचनावादी संप्रदाय या अंतर्निरीक्षणवादी संप्रदाय बोलते हैं। अंतर्निरीक्षण को बोलते हैं इंट्रो इंस्पेक्शनिज्म, ठीक है ना, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। पहला ही प्रश्न बन गया कि मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय कौन सा है, तो संरचनावादी संप्रदाय। अब इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, इस संप्रदाय के संस्थापक विलियम वुंट हैं। कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट और वुंट के साथ में इनका चेला है, शिष्य है, जिसका नाम है टिचनर। इन दोनों को ही इस संप्रदाय का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। प्रश्न बनेगा, संरचनावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो विलियम वुंट और वुंट के साथ में उसका शिष्य जिसका नाम है टिचनर, ठीक है ना। कब स्थापित किया था? सन की बात करें तो सन 1892 में, 1892 में संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी? तो देखो, स्थान है, स्थान अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में। कौन से स्थान पर? अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में,
कार्नेल विश्वविद्यालय में संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। ठीक है ना। 1892 में अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में संरचनावादी संप्रदाय को स्थापित किया था। किसने किया था? विलियम बुंट और उसके शिष्य टिचनर ने। तो मनोविज्ञान का प्रथम साइकोलॉजिकल स्कूल्स, फर्स्ट साइकोलॉजिकल स्कूल कौन सा है? स्ट्रक्चरिज्म है, जिसको संरचनावाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रहेगी। ठीक है, अब यहां इस संप्रदाय में है क्या? देखो, सबसे बड़ी बात, इस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया है। क्या बनाया है? प्रयोगात्मक। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया है, प्रयोगात्मक। क्योंकि संसार की पहली जो साइकोलॉजिकल लैब बनाई है वो विलियम बुंट ने बनाई है, उन्हीं के द्वारा ये संप्रदाय स्थापित किया गया है। तो कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाता है? आपका संरचनावादी संप्रदाय। ठीक है ना। ये जो संप्रदाय है यह मनोविज्ञान को, यानी यह संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। किसका विज्ञान मानता है? चेतना का विज्ञान मानता है। ठीक है ना, चेतना का विज्ञान, या इसको कह सकते हैं चेतन अनुभूतियों का विज्ञान। चेतन अनुभूतियों का विज्ञान, अनुभूतियों का विज्ञान मानता है। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों या चेतना का विज्ञान मानता है? तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संरचनावादी संप्रदाय। क्योंकि चेतना के समर्थक कौन थे? विलियम बुंट, टिचनर, विलियम जेम्स अली, विलियम बाइब्स, ये सब कौन थे? चेतना के समर्थक। तो ये 19वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या मानते थे? चेतना का विज्ञान। और इसी संप्रदाय ने हमारे मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया, यानी इसी में साइंटिफिक तरीके से क्या होने लगे थे? एक्सपेरिमेंट होने लगे थे। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाता है? संरचनावादी। ठीक है ना। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों का विज्ञान मानता है, या किसने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों का विज्ञान कहा है? तो आपके पास ऑप्शन में आएगा विलियम बुंट, ऑप्शन में आएगा टिचनर। तो विलियम बुंट और टिचनर दोनों ने इसको किसका विज्ञान कहा है? चेतन अनुभूतियों का विज्ञान नाम दिया है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर विशेष तौर पे याद रखनी है। अब ये जो संप्रदाय है, यह संप्रदाय, ठीक है ना, ये जो संप्रदाय है व्यक्ति के व्यवहार अध्ययन के लिए अंतःनिरीक्षण विधि पर विशेष बल देता है। यानी यह संप्रदाय चेतना के अध्ययन के लिए, चेतना के अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए अंतःनिरीक्षण विधि पर, अंतःनिरीक्षण विधि पर विशेष बल देता है, विधि पर बल देता है। यानी इंट्रो इंस्पेक्शन मेथड को क्या करता है? बल देता है। ठीक है ना। अंतःनिरीक्षण का मतलब होता है अपने आप में देखना, इंट्रो इंस्पेक्शन मेथड। और ये जो विधि है ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन, और या कह सकते हैं परंपरागत, ट्रेडिशनल, परंपरागत विधि है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन और परंपरागत विधि कौन सी है? तो अंतःनिरीक्षण विधि है, जिसके प्रतिपादक कौन है? विलियम बुंट और उसका शिष्य टिचनर। ठीक है, ये चीज आपको विशेष तौर पर इसमें याद रखनी है, यहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो मनोविज्ञान है, यानी ये जो संप्रदाय है, ये मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानता है? चेतना का विज्ञान। ठीक है ना। तो फिर टिचनर ने, प्रश्न आता है कि टिचनर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? तो आपको याद रखना है टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए हैं। किसने तत्व बताए हैं? 3 एलिमेंट्स, 3 तत्व बताए हैं।
टिचनर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व। ठीक है ना, कितने तत्व बताए हैं? टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से हैं वो 3 तत्व? देखो, नंबर 1 सबसे पहले बात करें, पहला आता है संवेदना। संवेदना बोले तो सेंसेशन, संवेदना। ठीक है। दूसरा आता है प्रतिमा, आइकन। और तीसरा आता है भाव, भाव या कह सकते हैं इसको अनुराग, भाव या अनुराग। तो टिचनर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? 3। किसने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूतियों का विज्ञान कहा है? विलियम वुंट और टिचनर ने। तो ये जो चेतना है, कॉन्सेंस, ठीक है ना, तो आपका इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 संवेदना, दूसरा है प्रतिमा, तीसरा है भाव या अनुराग। इसको बोलते हैं सेंसेशन, इसको बोलते हैं आइकन, और इसको बोलते हैं इमोशन। ठीक है ना, कितने भाग हो गए? 3। ठीक है। संवेदना को दोस्तों क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, संवेदना क्या है? संवेदना को कहा जाता है ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी क्या है? संवेदना है ज्ञान की प्रथम सीढ़ी, या कह सकते हैं प्रथम सोपान। पेपर में पूछा जाता है ज्ञान की प्रथम सीढ़ी क्या है, तो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है संवेदना। ठीक है, या इसी को बोलते हैं एक और नाम से जीव की प्रथम अनुभूति, जीव की प्रथम अनुभूति। ठीक है ना, और ये चेतन अनुभूतियों का विज्ञान मान रहा है, तो जीव की प्रथम अनुभूति क्या होती है? आपकी सेंसेशन यानी संवेदना होती है। जीव की प्रथम अनुभूति किसको कहते हैं? संवेदना को। अनुभूति से मतलब क्या है? मतलब संवेदना है क्या चीज? देखिए, हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे मानव शरीर में 5 प्रकार के क्या होते हैं? सेंसर होते हैं। कितने सेंसर होते हैं? 5 सेंसर, जैसे जिसको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और हमारी जीवा। ये 5 क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां। जब ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मिल जाती हैं, ठीक है ना, पांचों ज्ञानेंद्रियां मिल जाती हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है? उससे निर्माण होता है संवेदना का, यानी सेंसेशन। कहने का मतलब शरीर के इंद्रिय ग्राहकों के द्वारा प्राप्त जो सूचना है, उसको किस नाम से जाना जाता है? सेंसेशन या संवेदना के नाम से जाना जाता है। तो संवेदना का तात्पर्य क्या हो गया? संवेदना का मतलब है एक तरह से हमारा मानसिक विकास। संवेदना कौन सा विकास है? मानसिक विकास की प्रथम सीढ़ी है ये, तो इसको मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। एक बार पेपर में पूछा गया था, संवेदना का तात्पर्य है, एक बार पेपर में पूछा गया है कि संवेदना का तात्पर्य है, विकल्प थे 4, शारीरिक विकास, दूसरा था मानसिक विकास, तीसरा था सामाजिक विकास, चौथा था नैतिक विकास। तो सेंसेशन यानी संवेदना का तात्पर्य होता है मानसिक विकास। यानी जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो अपने माँ की कोख से जब बाहर आता है, तो इस बाह्य संसार के प्रति, जिसको बाह्य उद्दीपक जगत कहते हैं, यानी एक्सटर्नल जो स्टिमुलस है अपना, उसके प्रति वो पूरी तरह से अनभिज्ञ होता है। उसे बाह्य वातावरण का कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन हमारे शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां मुख्यतः आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, ये उसको बाह्य जगत का क्या कराते हैं? ज्ञान। तो इनको क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? संवेदना के नाम से जाना जाता है, सेंसेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेपर में आ जाए कि शरीर के संवेदी ग्राहकों के द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना क्या कहलाएगी? संवेदना। ठीक है, तो संवेदना यानी सेंसेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्रथम सीढ़ी या सोपान, या जीव की प्रथम अनुभूति। ठीक है, उसके बाद उसके मस्तिष्क में क्या बनती है? बच्चे के मस्तिष्क में एक पिक्चर जनरेट होती है, कोई आइकन बन के आता है। तो दूसरा तत्व हो गया प्रतिमा। ठीक है, जैसे अपन ने एक बच्चे से कहा, जैसे प्रतिमा का मतलब समझना, जैसे आपने एक बच्चे से कहा कि बेटा एक ऐसे जानवर का नाम बताओ, एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जिसका रंग सफेद है, ठीक है, दूध देती है और रंभाती है। तो बताइए बच्चे के दिमाग में, बच्चे के मस्तिष्क में किसकी तस्वीर बनेगी? हमने कहा एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जिसका रंग सफेद है, रंभाती है और दूध देती है। तो बच्चे के मस्तिष्क में कौन सी प्रतिमा डेवलप होगी? कौन सी पिक्चर जनरेट होगी? क्या आप बता सकते हैं? बताइए कौन सी तस्वीर बनेगी? बताइए फटाफट से, बच्चे के मस्तिष्क में किसकी प्रतिमा बनेगी? बताइए। तो सुनिए,
जब हमने बच्चे से पूछा कि ऐसे जानवर का नाम बताओ, ठीक है, तो उसके दिमाग में किसकी पिक्चर बनेगी, उसके मस्तिष्क में किसकी आइकन आएगा, उसके मस्तिष्क में गाय का चित्र आ जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, हमने याद किया भगवान शिव को, तो शिव को याद करते ही आपको भोलेनाथ, गले में सर्पों की माला, जटाओं में गंगा जल निकल रही है, इस तरह की तस्वीर आपके मस्तिष्क में बनी, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिमा। तीसरा होता है भाव या अनुराग। अनुराग बोले तो आपके इमोशन जैसे जन्म के समय बच्चों में एकमात्र जो संवेग पाया जाता है वो कौन सा है, उत्तेजना। ये प्रश्न पूछा गया है कि जन्म के समय एक बालक में एकमात्र संवेग कौन सा पाया जाता है, उत्तेजना पाई जाती है, ठीक है ना। और ये किसने बताया था, श्रीमती ब्रिजेश महोदया ने कहा था कि जन्म के समय एकमात्र संवेग उत्तेजना पाई जाती है। याद रखिएगा, टिश्नर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं, 3, संवेदना, प्रतिमा, भाव या अनुराग, ठीक है ना। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी किसको कहते हैं, संवेदना को। ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कहते हैं प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन को। और ज्ञान की तीसरी सीढ़ी कहते हैं संप्रत्य यानी कंसेप्ट को, ठीक है। ये चीज आपको विशेष तौर पे इसमें ध्यान रखनी है। तो कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति विज्ञान कहता है, तो आपको याद रखना है संरचनावादी संप्रदाय। ये हो गया आपका पहला संप्रदाय कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं नंबर 2। दूसरा जो संप्रदाय आया वो है आपका प्रकार्यवादी संप्रदाय। कौन सा है, प्रकार्यवादी संप्रदाय, ठीक है। इसको कार्यवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यवाद। इसको कृत्यवाद भी कहते हैं। कृत्य का मतलब भी क्या होता है, कार्य, तो इसको कृत्यवाद भी बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनिज्म। फंक्शनलिज्म इसको बोला जाता है, ठीक है। याद रहेगा, प्रकार्यवादी संप्रदाय। अब ये मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय, ये मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय। पहला हो गया संरचनावाद, फिर दूसरा बना है प्रकार्यवाद, ठीक है ना। अब ये जो प्रकार्यवादी संप्रदाय है, ये संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में आया, यानी इस संप्रदाय की स्थापना संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में की गई थी। संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में की गई थी, संप्रदाय के विरोध में, इसमें की गई है विरोध में, ठीक है। याद रखना है कौन सा संप्रदाय संरचनावादी संप्रदाय का विरोध करता है, ठीक है। तो याद रखना है प्रकार्यवाद या कार्यवाद या कृत्यवाद। ये जो संप्रदाय है ये हमारे संरचनावाद जिसके संस्थापक विलियम वुंट और टिश्नर हैं, वो इसकी क्या करता है, आलोचना करता है, इसके विरोध करता है, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसके जो संस्थापक हैं, देखो इसके संस्थापक दो प्रकार से माने जाते हैं। एक तो है इसके अनौपचारिक संस्थापक, इसके अनौपचारिक, यानी इस संप्रदाय की स्थापना दो तरीके से हुई, एक तो अनौपचारिक रूप से और एक इसकी स्थापना की गई है औपचारिक रूप से। औपचारिक का मतलब होता है विधिवत तरीके से, औपचारिक रूप से, ठीक है ना। यानी विधिवत तरीके से कब हुआ था और जनरली सामान्यतः इसका स्थापना कब की गई थी, तो इसको जो अनौपचारिक रूप से स्थापित किया था वो तो थे विलियम जेम्स। किसने स्थापित किया था, विलियम जेम्स, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। विलियम जेम्स के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कौन से सन में, सन 1890 में, सन है 1890 में इसको स्थापित किया था। कहां पर, विलियम जेम्स ने इसको अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, कौन से में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, और ये कहां है, अमेरिका में, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसको स्थापित किया था अनौपचारिक रूप से विलियम जेम्स ने सन 1890 में, ठीक है। सन 1890 ईस्वी में प्रकार्यवादी संप्रदाय की अनौपचारिक रूप से स्थापना विलियम जेम्स ने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की थी। कहां पे की थी, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो विधिवत रूप से शुरुआत हुई, यानी तरीके से जो इसको स्थापित किया गया था, वो स्थापित किया था, इसके औपचारिक संस्थापक माने जाते हैं। औपचारिक में सबसे पहले नाम आता है जॉन डेवी।
जॉन डीवी, ठीक है ना। और दूसरा नाम आता है जेम्स आर एंजल, जेम्स आर एंजल। और तीसरा नाम आता है कार्र, क्या नाम है, कार्र महोदय। इन तीनों को इसका क्या माना जाता है, औपचारिक रूप से इन्होंने इसको स्थापित किया। कौन से सन में, सन की बात कर लें, सन की बात करें तो 1895 ईस्वी में औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी, शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में। कहां पर स्थापित किया गया था ये, शिकागो विश्वविद्यालय। और ये कहां पे है, अमेरिका में। हार्वर्ड भी कहां है, अमेरिका में। और संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना कहां हुई थी, अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में। याद रखना है, कार्नेल में बना संरचनावाद। हाँ बिल्कुल प्रीति भाटिया, 1895। याद रखिए, कार्नेल विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय स्थापित हुआ था 1892 ईस्वी में, विलियम वुंट और टिचनर। ठीक है, फिर मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय आया जो कि संरचनावाद का विरोध करके आया। संरचनावादी का विरोध कैसे करता है, संरचनावादी मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे, चेतना का, यानी चेतन अनुभूतियों का विज्ञान मानते थे। ठीक है ना। तो प्रकारवाद ने, प्रकारवाद, प्रकार का मतलब होता है फंक्शन, यानी फंक्शन का मतलब कार्य। तो उन्होंने संरचनावादियों से ये प्रश्न पूछा, प्रकारवादियों के समर्थकों ने, कि भैया चेतना की उपयोगिता क्या है। ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो फिर चेतना का कोई कार्य तो होगा, चेतना की कुछ उपयोगिता तो होगी, कुछ उसका फंक्शन तो होगा। तो ये बजाय चेतना की जगह चेतना की किस पर बल देते हैं, उपयोगिता पर। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए, सिलेबस ऐसा बनाया जाए जो बच्चों के भावी जीवन में काम में आए। तो ये पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर विशेष बल देते हैं। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर वर्ष सिलेबस चेंज हो जाता है। क्यों होता है सिलेबस चेंज, क्या कारण है, तो सिलेबस चेंज होने के पीछे ये कारण है मित्रों कि सिलेबस वो हो जो बच्चों के भावी जीवन में काम में आए, यानी उसको उसके काम में आने वाला होना चाहिए। तो कार्यवाद का मतलब क्या है, काम में आना। प्रकार यानी उसका फंक्शन क्या है। फालतू की चीजें, बेकार की चीजें हमें बच्चों को सिलेबस में नहीं देनी है जो उसके जीवन में काम में नहीं आए। ठीक है ना। तो इस बात पर विशेष बल देता। जबकि संप्रदाय जो संरचनावादी है वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। और टिचनर ने चेतना के कितने तत्व बता दिए, 3। पहला क्या बताया, संवेदना, दूसरा बताया प्रतिमा, और तीसरा बताया भाव या अनुराग। ओके, बहुत बढ़िया। तो औपचारिक रूप से स्थापना हुई है सन 1895 में शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में। और किसने किया है, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजल और कार। और इसमें जो सहयोगी थे, यहां पर पूछ लेता है कि इसमें सहयोग किसने किया था स्थापित करने में। सहयोगी थे इसमें, सहयोगी थे एक तो हमारे थॉर्नडाइक साहब। सहयोगी कौन थे, थॉर्नडाइक। ठीक है। और एक इसके साथ में था वुडवर्थ। वुडवर्थ, इन्होंने इसको स्थापित करने में क्या किया था, सहयोग दिया था। ठीक है। और ये दोनों ही कहां के प्रोफेसर थे, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय है, कोलंबिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय। ये भी कहां है, अमेरिका में। ये उसमें क्या थे, प्रोफेसर थे दोनों। इन्होंने प्रकारवादी संप्रदाय को स्थापित करने में इनकी क्या की थी, मदद की थी, औपचारिक रूप से स्थापित कराने में। ओके, अब ये जो संप्रदाय है ना प्रकारवाद, अब मेन बात करते हैं कि इसकी थीम क्या है। तो प्रकारवाद जो होता है ना, वो सबसे पहली बात, यह संप्रदाय है चेतना की उपयोगिता पर। यह संप्रदाय चेतना की उपयोगिता पर, चेतना की उपयोगिता पर विशेष बल देता है। उपयोगिता, या कह सकते हैं चेतना का कार्य, ठीक है, पर विशेष बल देता है, पर विशेष बल देता है। ओके, यहां तक की चीज समझ में आई, बताओ एक बार। ठीक है ना। कौन सा संप्रदाय चेतना की उपयोगिता या चेतना के कार्य कृत्य पर विशेष बल देता है, प्रकार्यवाद, फंक्शनिज्म। और चेतना पर कौन बल दे रहा था, संरचनावाद। मनोविज्ञान का सबसे पहला संप्रदाय कौन सा है, संरचनावादी। काफी बार पेपर में हुआ है, सबसे पहले संप्रदाय का नाम संरचनावाद। ठीक है ना। और संरचनावादी चूंकि प्रथम संप्रदाय, तो ये तो किसी का विरोध कर ही नहीं सकते। ठीक है। इनके पीछे वाले जो आएंगे वो आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हुए आएंगे। तो संरचनावाद का विरोध किया है प्रकारवादियों ने। ठीक है ना, याद रखना। अब ये जो प्रकारवाद है
ये पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर विशेष बल देता है, यानी यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर, सिलेबस, कैरिकुलम, पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर, विशेष बल देता है, विशेष बल देता है। कौन सा संप्रदाय पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल देता है? प्रकार्यवाद। यानी पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए तो बच्चों के भावी जीवन में काम में आए, उनके लिए कार्य करे, उनके लिए उसका कुछ फंक्शन होना चाहिए। इस बात पर बल कौन देता है? प्रकार्यवाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय, जिसका नाम क्या है? प्रकार्यवाद। ठीक है, अब बात करते हैं मनोविज्ञान का तीसरा जो संप्रदाय है, उसका नाम है व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं व्यवहारवाद का, तो आपको पता ही है, मनोविज्ञान पहले 16वीं सदी में आत्मा, 17 में मन मस्तिष्क, 19 में चेतना, 20 में व्यवहार, 21 में भी किसका विज्ञान है? व्यवहार। वर्तमान में भी किसका विज्ञान है? व्यवहार। और मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की है, बताया था आपको, वॉटसन ने। और वहां पर मैंने ये भी कहा था कि जब हम इस संप्रदाय को पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? संप्रदाय पढ़ रहे हैं। तो व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? व्यवहारवाद के संस्थापक, इसके संस्थापक माने जाते हैं जेबी वॉटसन। कौन माने जाते हैं दोस्तों? जेबी वॉटसन। जॉन ब्रॉड्स वॉटसन कहां के हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, प्रमुख व्यवहारवादी माना जाता है इनको, और मौलिक व्यवहारवादी कहते हैं बीएफ स्किनर। ठीक है ना? ठीक है, अब इन्होंने कौन से सन में स्थापित किया था इस स्कूल को? 1913 ईस्वी में व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? जेबी वॉटसन ने। कहां पे की थी? स्थान की बात कर लें, कहां? तो भैया एक और विश्वविद्यालय जिसका नाम है जॉन हॉपकिंसन विश्वविद्यालय। जॉन हॉपकिंसन विश्वविद्यालय, और ये भी कहां है? अमेरिका में है। ठीक है ना? अमेरिका के जॉन हॉपकिंसन विश्वविद्यालय में आपके व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना की है जेबी वॉटसन ने। क्लियर है? अब व्यवहार, ठीक है, व्यवहार का अर्थ आप जानते ही हैं, हमारे मानसिक क्रियाओं का बाह्य स्वरूप। ठीक है, क्या किस नाम से जाना जाता है? व्यवहार के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे मस्तिष्क में जो भी कुछ चल रहा है वो हमारे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर दिखाई देता है, उसको अपन बिहेव बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं। या सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में अपन जो भी क्रियाकलाप करते हैं ना, जो भी एक्टिविटी, वो सब व्यवहार के नाम से जानी जाती है। अगर आप अधगम करें तो वो भी आपका एक व्यवहार है। ठीक है ना? अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो, वो भी एक व्यवहार है। ठीक है, तो मनोविज्ञान में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, उन सबको व्यवहार के नाम से जाता है। लेकिन वैसे व्यवहार का शाब्दिक अर्थ है मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप। ठीक है ना? व्यवहार मीन्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर? तो व्यवहार का अर्थ क्या है? व्यवहार क्या है? ये व्यवहार, तो भैया व्यवहार का अर्थ समझ लो मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप। मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप किस नाम से जाना जाएगा? बिहेवियर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना? ये चीज आपको विशेष तरीके से याद रखनी। चलिए, अब ये जो संप्रदाय है हमारा व्यवहारवादी संप्रदाय, ठीक है ना? देखो, संरचनावाद पहला, दूसरा प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवादी तो किसका विरोध कर रहे थे? हमारे संरचनावादियों का। ठीक है, और इसके पीछे नंबर तीसरा संप्रदाय आ रहा है हमारा व्यवहारवाद। तो ये किसका विरोध करेगा? ये दोनों ही संप्रदायों का विरोध करता है। कौन सा? एक तो संरचनावाद और प्रकार्यवाद। इन दोनों ही संप्रदायों का विरोध किसने किया है? हमारे व्यवहारवादियों ने। ठीक है ना? तो यह संप्रदाय एक तो संरचनावाद,
संरचनावादी संप्रदाय, एवं प्रकार्यवादी संप्रदाय, प्रकार्यवादी या कृत्ववादी प्रकारवादी संप्रदाय, दोनों का ही विरोध करता है। किसका करता है? दोनों का ही विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है ना? कौन सा संप्रदाय संरचनावाद और प्रकारवाद दोनों के विरोध में आया है? तो व्यवहारवाद। ठीक है, संरचनावाद के विरोध में आया प्रकारवाद, और प्रकारवाद के विरोध में प्रकारवाद और संरचनावाद दोनों का ही विरोध किसने कर दिया? व्यवहारवाद। ठीक है, ये जो संप्रदाय है ना, ये मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानता है? यह संप्रदाय मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानता है। यानी यह संप्रदाय मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानता है। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान मानता है। कौन से संप्रदाय ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान नाम दिया है? व्यवहारवादियों ने। कौन से संप्रदाय ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों का विज्ञान नाम दिया है? संरचनावादियों ने। कौन से संप्रदाय ने चेतना की उपयोगिता या कार्य पर विशेष बल दिया है? प्रकारवादियों ने। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी, ठीक है ना? तो ये दोनों का ही विरोध करके आ गया, संरचनावाद का भी, स्ट्रक्चरिज्म का भी और फंक्शनिज्म का, दोनों ही संप्रदायों का इसने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। ठीक है ना? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान को क्या बनाते हैं? व्यवहार का विज्ञान। और यहां पर हमारे वॉटसन साहब का मानना भी था, वॉटसन का मानना था कि व्यक्ति को हर प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। हर प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, कौन सा? तुम मुझे कोई भी एक नवजात बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूं। किसने कहा था? वॉटसन ने। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वॉटसन ने वातावरण को सबसे बड़ा शिक्षक बताया है। जो हमें वातावरण सिखाता है वो हमें और कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको हम सिखा नहीं सकते। हम व्यक्ति को हर चीज सिखा सकते हैं। तो किसने कहा था कि व्यक्ति को हर प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है? ये कहा था वॉटसन। ठीक है ना? अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का उपयोग किसने किया था? सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का उपयोग किसने किया था? बताइए एक बार कमेंट करके, अगर आपने क्लास पढ़ी है ढंग से तो। उपयोग किसने किया था बताइए। सर्वप्रथम व्यवहार शब्द दिया किसने था? सबसे पहले बताइए, कमेंट करके आंसर करिए फटाफट। सर्वप्रथम व्यवहार शब्द किसने दिया? बताइए। तो देखो, सबसे पहले जो व्यवहार शब्द दिया था वो किसने दिया था? हमारे विलियम मैकडूगल। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल। सबसे पहले व्यवहार शब्द दिया था विलियम मैकडूगल, क्योंकि चेतना की क्या करता है? निंदा। ठीक है, याद रखना सबसे पहले व्यवहार शब्द, क्योंकि यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्या करके आ जाते हैं विकल्प में? इसमें करके आ जाते हैं वॉटसन ने व्यवहार को परिभाषित किया है लेकिन सबसे पहले व्यवहार शब्द दिया किसने था? कि व्यवहार भी कोई शब्द होता है, बिहेवियर भी कोई शब्द है, वो विलियम मैकडूगल। कब दिया था? सन 1908 में। सन 1908 में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ है
सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। तो हिंदी में बोलते हैं टाइटल को सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, ये पुस्तक है इनकी, इसमें बोलते हैं एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, व्यवहार शब्द दिया है विलियम मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहार को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? सर्वप्रथम व्यवहार को परिभाषित, सर्वप्रथम व्यवहार को परिभाषित किसने किया है? परिभाषित, ठीक है ना। तो याद रखना, सबसे पहले व्यवहार को परिभाषित किया है जेबी वॉटसन ने, जेबी वॉटसन ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। सबसे पहले व्यवहार शब्द को परिभाषित किसने किया? वॉटसन ने। और सबसे पहले व्यवहार शब्द दिया किसने था? तो सबसे पहले व्यवहार शब्द दिया है हमारे किसने? विलियम मैकडूगल ने सन 1908 में एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में, ठीक है, उनमें सबसे पहले व्यवहार शब्द दिया था। जैसे अपन बात करते थे कि सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द किसने दिया था, तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द दिया था रुडोल्फ गोइकले ने सन 1590 में, ठीक है। कौन सी पुस्तक में? अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? रुडोल्फ गोइकले। ऐसे ही पूछ लेता है कि सबसे पहले व्यवहार शब्द किसने दिया, तो विलियम मैकडूगल ने। और व्यवहार को परिभाषित किसने किया? व्यवहार को परिभाषित किया है जेबी वॉटसन साहब ने, ठीक है ना, याद रखना। अब वॉटसन का मानना था कि व्यक्ति को हर प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। ये किसने कहा था? वॉटसन ने। अब यहां पर एक बात आती है कि वॉटसन ने आदतों के बारे में भी चर्चा की। किसके बारे में? आदत, यानी हैबिट जो हमारी लगती है। तो वॉटसन ने कहा कि प्रश्न आता है अक्सर कि वॉटसन ने आदत निर्माण के कितने नियम बताए हैं। याद रखना, वॉटसन ने आदत निर्माण के 3 नियम बताएं। कितने? 3 नियम, 3 नियम बताए, ठीक है ना। आदतों का निर्माण कैसे होता है? देखो, सबसे पहले इन्होंने नियम बताया, पहला, आदत कैसे बनते हैं? सबसे पहले बताया बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ठीक है। कहने का मतलब, हमें अगर किसी चीज की अगर आदत लगती है तो एक बार में वो चीज हमारी आदत नहीं बन जाती। एक बार दोहराने से हमें कोई आदत नहीं बनती है। लेकिन बारंबार जब हम क्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं, किसी काम की बार बार आवृत्ति करते हैं, तो फिर वो चीजें हमारी क्या बन जाती है? आदत। तो पहला नियम है बारंबारता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने नशा करना सीखा। सबसे पहले नशा करते हैं ना, नशा कोई भी नशा हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, तंबाकू का हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, स्मैक का हो सकता है, कोई भी नशा हो। तो सबसे पहले जब जिस दिन उसने फर्स्ट बार, पहली बार वाइन ली हो, पहली बार उसने कोई नशा किया हो, तो बॉडी क्या दिखाती है? उल्टी रिएक्शन दिखाती है। यानी उसको पहली बार में तो चक्कर आ जाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएंगी, है ना, उसका सिर में दर्द हो जाएगा, बेहोशी सी छा जाएगी उसको, ठीक है। यानी बॉडी ने क्या दिया? रिएक्शन। अगले दिन फिर उसने पी ली, या उसको फिर कोई चीज ऐसी खा ली, तो अगले दिन रिएक्शन तो होगा, लेकिन जो कल हुआ था उससे हल्का कम होगा। फिर अगले दिन उसने पी लिया, खा लिया कुछ भी, तो धीरे 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 करके वो उस चीज का क्या हो जाता है? हैबिचुअल हो जाता है, यानी फिर वो आदी बन जाता है उसका, यानी फिर वो उसकी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्रिया की क्या करते हैं? बारंबारता, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बारंबारता का मतलब होता है कि किसी प्रेक्षण, जैसे अपन स्टैटिक्स की भाषा में कहें, मैथमेटिक्स में, किसी प्रेक्षण की जितनी बार आवृत्ति होती है, हम उसे उसकी बारंबारता बोलते हैं। जैसे अपन कहते थे ना मीन मीडियन मोड में कि 10 की बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। तो अपन कैसे लिखते थे इसको? 1 2 3 4 और 1 5, ऐसे करके, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है 10 कितनी बार आया? 5 बार। तो बारंबार 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 दोहराने से वो चीज क्या बन जाती है? हमारी आदत बन जाती है, ठीक है। नंबर 2, दूसरा इन्होंने बताया अभिनवता। अभिनवता,
अभिनवता मीन्स होता है हर बार कुछ नया अनुभव। यहां इसका अर्थ क्या होता है जनरली, हर बार कुछ नया अनुभव। हर बार आप बारंबार क्रिया दोहरा रहे हो तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया अनुभव होगा। तो हर बार कुछ नया अनुभव, कुछ अनोखा अनुभव, कुछ नया अनुभव, अभिनवता। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, हम जब बारंबार क्रिया को दोहराते हैं, हर बार हमें कुछ नया अनुभव होता है, तो फिर हम उस चीज के साथ में क्या स्थापित कर लेते हैं, उस चीज के साथ में हमारा स्थापित हो जाता है अनुबंधन। क्या स्थापित हो जाता है, अनुबंधन। यानी हम उस चीज से टाई अप हो जाता है हमारा, हम उस चीज से बंध जाते हैं। जैसे अनुबंधन की बात करें तो अनुबंधन का पिता किसको कहते हैं, पावलोव साहब को। उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। अनुबंधन समझना, अनुबंधन, अनुबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं जैसे हम किसी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। ठीक है ना, किसी से हमारा क्या हो जाना, कॉन्टैक्ट हो जाना। जैसे अभी हमसे कोई ये कहे कि साहब आप हमारे यहाँ ही पढ़ाओगे और कहीं नहीं पढ़ाओगे, तो हमने उससे क्या कर लिया, अनुबंध कर लिया। ठीक है ना, तो क्रिया की पुनरावृत्ति और अवनवता के आधार पर, यानी क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति के आधार पर, याद से ध्यान से सुनना, पेपर में आता है कि क्रिया की पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसको अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबंधन। जैसे पावलोव ने प्रयोग किया एक भूखे कुत्ते पर, उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया। भोजन क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक, और उस भोजन को देख करके कुत्ता लार गिराता है, तो भोजन को देख करके लार आना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है ना, फिर उसने क्या किया, एक कंडीशन रखी, एक कंडीशन, सिचुएशन, शर्त रखी। पहले एक घंटी बजाई और घंटी के कुछ समय अंतराल में ही उन्होंने भोजन प्रस्तुत किया और भोजन देख करके लार आई। उन्होंने इस चीज को बारंबार दोहराया, बारंबार, घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार, घंटी बजी भोजन आया लार। जैसे उन्होंने टन, घंटी बजी टनटना, तुरंत भोजन आया, भोजन देके कुत्ते ने क्या डाल दी, लार, घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार। ऐसा कई दिन तक चलता रहा, यानी बारंबार पुनरावृत्ति। ठीक है, अब कुत्ता समझ गया, कुत्ते ने यह अनुबंधन कर लिया कि यार जब जब घंटी बजती है तब तब भोजन आता है। तो एक दिन पावलोव ने क्या किया, केवल बजाई घंटी। अब कुत्ता तो यही समझ रहा है कि घंटी बजती है तो भोजन आता है, हड्डी आती है, बाउंस आती है। तो उसने सोचा कि मौज हो गई, अब तो भोजन आ रहा है, और भोजन आया भी नहीं तब तक उसने क्या डाल दी, लार। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुबंधन कहते हैं। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की थी, पावलोव ने। ठीक है ना, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, तो वहां चर्चा करेंगे। तो अनुबंधन, तो वॉटसन ने आदत निर्माण के कितने नियम बताएं भाइयों, 3 नियम बताएं, बारंबारता, अभिनवता और अनुबंधन। इन तीनों के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है, जो एक्टिविटी डेवलप हो जाती है, उस चीज को अपन क्या कहते हैं, आदत कहते हैं, हैबिट कहते हैं। जैसे एक भजन है ना राधे रानी का, कि राधे राधे कहने की आदत सी हो। क्यों हो गई आदत, आप जिससे मिलते हो, अभिवादन के स्वरूप में आप क्या कहते हो, राधे राधे। जिससे भी मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अब जब भी आपके सामने कोई बोलेगा तो आपके मुख से क्या निकलेगा, राधे राधे। क्यों, क्योंकि आपने बारंबार उस चीज को दोहराया, तो वो आपकी क्या बन गई, आदत बन गई। फिर आप यही कहेंगे, राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। ठीक है ना, अब यहां पर एक कथन आता है आदतों के बारे में, हैबिट के बारे में, कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। ये कथन किसने दिया है, ठीक है ना, तो ये कथन दिया है, बड़ा प्यारा सा नाम है, ड्राइडेन, ड्राइडेन। इन्होंने नाम दिया है कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है ना, जैसे आपने कोई लत लगा ली, आपने कोई स्मोक करने की लत लगा ली, या कोई तंबाकू खाने की लगा ली, या आपने कोई ऐसी चीज आदत लगा ली। अब आपकी वो ब्लड में मिल जाता है एक तरीके से, ठीक है ना, और फिर आप उस चीज को
पहले आदतों का निर्माण करते हैं। आदत निर्माण कैसे होगा? बारंबारता से, अवनवता से और अनुबंधन से। अब वो आपकी आदत बन गई और अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको छोड़। हालांकि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, लेकिन बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे किसी को नशा करने की आदत हो गई, अब उसको दवाई दिलाते हैं लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज का आदी हो गया। तो पहले उसने आदत लगाई ना, तो पहले उसने आदत का निर्माण किया, अब वो छोड़ना भी चाहता है तो छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि अब आदतें उसका क्या कर रही हैं? निर्माण। ये कथन किसने दिया है? ड्राइडेन साहब। वॉटसन ने आदत निर्माण के कितने नियम बताए हैं दोस्तों? 3। पहला बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। दूसरा अवनवता, यानी कुछ ना कुछ न्यूली एक्सपीरियंस होते हैं। और तीसरा आपका कंडीशनिंग, यानी आपका क्या हो जाता है? अनुबंधन, करार, जिसको टाई अप जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, वॉटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई हैं। वॉटसन ने मनोविज्ञान की कितनी विधियां बताई हैं? 4। मनोविज्ञान की 4 विधियां, 4 विधियां बताई। ठीक है। नंबर 1 कौन कौन सी? पहली है प्रेक्षण। पहली कौन सी है? प्रेक्षण। और प्रेक्षण को ही बोलते हैं अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, अवलोकन। ठीक है, यानी व्यवहार अध्ययन की 4 विधियां हो गई। पहली प्रेक्षण, प्रेक्षण बोले तो ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। दूसरी हो गई परीक्षण, टेस्टिंग, परीक्षण करो, एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है ना। तीसरी है शाब्दिक रिपोर्ट, शाब्दिक रिपोर्ट, रिपोर्ट। और चौथी है आपकी अनुबंधन। कौन सी है? अनुबंधन। कितनी विधियां बताई हैं? 4। प्रेक्षण, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट और अनुबंधन। ठीक है ना। तो वॉटसन ने मनोविज्ञान में व्यवहार अध्ययन की कितनी विधियां बताई हैं? 4। प्रेक्षण, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट और अनुबंधन। ठीक है ना। अब वॉटसन ने कौन सी विधि का विरोध किया? वॉटसन ने अंतः निरीक्षण विधि का, अंतः निरीक्षण विधि का तो कर दिया विरोध, विधि का विरोध किया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब आप ये बताओ, अंतरिक्षण किसकी विधि थी? संरचनावादियों की, जो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन और परंपरागत विधि है। पेपर में आता है मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन और परंपरागत विधि कौन सी है? तो अंतर्निरीक्षण। इंट्रो इंस्पेक्शन, इंट्रो यानी अंदर, इंस्पेक्शन माने झांकना, यानी अपने अंदर झांकना। इंट्रो इंस्पेक्शन में होता क्या है कि जो स्वयं प्रयोज्य होता है, प्रयोज्य जिसके ऊपर प्रयोग हो रहा है, वो स्वयं ही अपने अंतर्मन का क्या करता है? अध्ययन करता है। और भैया सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जब स्वयं ही अपने आप का अध्ययन कर रहा है तो उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकलेंगे वो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को नहीं बताएगा, वो कुछ ना कुछ चीजों को छुपा जाएगा, और जहां पर उसने फैक्ट छुपा लिए वहीं जो परिणाम है वो पूरी तरह से वैलिड नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अंतर्निरीक्षण विधि पर बल किसने दिया था? संरचनावादियों ने, जो कि मनोविज्ञान का सबसे प्रथम संप्रदाय माना जाता है। और अंतर्निरीक्षण विधि का विरोध कौन कर रहा है? व्यवहारवादी। कौन कर रहे हैं? वॉटसन। वॉटसन कौन है? व्यवहारवादी। और इसके स्थान पर, यानी अंतर्निरीक्षण विधि के स्थान पर इसने कौन सी विधि दी है? बाह्य अवलोकन, बाह्य अवलोकन विधि, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड इन्होंने दी। ठीक है ना। दूसरों के द्वारा देखना, दूसरों के द्वारा जो होता है। रिद्धि शर्मा नमस्ते भैया, नमस्ते आप सबके लिए, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है ना। तो वॉटसन ने मनोविज्ञान की कितनी विधियां बताई हैं? 4। प्रेक्षण, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट और अनुबंधन। और वॉटसन ने कौन सी विधि का विरोध किया था? अंतर्निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण विधि को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान की सबसे परंपरागत विधि, परंपरागत विधि है, प्राचीन विधि है ये। इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट और उसका शिष्य टिचनर। अब जो संरचनावादियों की विधि थी, इस विधि का विरोध कर दिया किसने?
हमारे वॉटसन साहब ने, और इसकी जगह पर किस विधि पर बल दिया? निरीक्षण विधि, यानी अवलोकन मेथड, बाह्य अवलोकन पर उन्होंने विशेष बल दिया। ये हो गया हमारा व्यवहारवादी संप्रदाय। तो पहला आपने पढ़ लिया संरचनावादी संप्रदाय। दूसरा हो गया प्रकारवाद। प्रकारवाद किसका विरोध कर रहा है? संरचनावाद का। और प्रकारवाद और संरचनावाद दोनों का विरोध करके कौन आया है? व्यवहारवाद। ठीक है, अब बढ़ते हैं। हमारा अगला जो संप्रदाय है उसका नाम है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, ठीक है ना? गेस्टाल्ट, ये जो गेस्टाल्ट शब्द है, सबसे पहले यहीं से प्रश्न बन के आता है कि गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट, ठीक है ना? ये कौन सी भाषा का शब्द है? प्रश्न आता है पेपर में अक्सर, गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द है? बताइए कमेंट करके, गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द है? बताइए एक बार कमेंट करके, गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द है? गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द है? देखो भैया, गेस्टाल्ट जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का है। वहां पर आपको लैटिन ग्रीक जरूर देगा कंफ्यूज करने के लिए। हाँ बिल्कुल, रिद्धि शर्मा, मैक्स बर्दीमर प्रतिपादक, जर्मन लैंग्वेज, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? यानी ये जर्मन भाषा का शब्द है। क्लियर? अब प्रश्न दूसरा क्या बनता है? इसी वाली लाइन में से, छोटी सी लाइन में से दूसरा प्रश्न, आप पुराने पेपर प्रीवियस पेपर उठा के देखो, ठीक है ना? इसके प्रीवियस पेपर में आपको पता चल जाएगा कि ये जो पहला शब्द है बड़ा सिंपल सा दिखाई दे रहा है, यहां से प्रश्न बन करके आते हैं और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है ना? तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? सबसे बात करेगा अर्थ, इसका अर्थ क्या है जर्मन भाषा के शब्द का? तो इसका अर्थ क्या है? देखो भाई, इसको बोलते हैं समग्र। क्या बोलते हैं? समग्र, या इसी को बोलते हैं समग्राकार, समग्राकार, या इसी को बोलते हैं पूर्णाकार, पूर्णाकार, या इसी को बोलते हैं पूर्णाकृति, या इसी को बोलते हैं समग्राकृति, यानी कंप्लीट के अर्थ में आता है समग्राकृति। इंग्लिश में बोले तो कंप्लीट, ठीक है, पूर्ण रूप में आता है। ये शब्द का क्या माना जाता है? अर्थ माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आता है। बिल्कुल रिद्धि शर्मा, पूर्णाकार, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द, अर्थ हो गया समग्र, समग्राकार, पूर्णाकार है पूर्णाकृति या समग्राकृति, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना कौन से सन में हुई है? स्थापना हुई है सन 1912 ईस्वी, 12 में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर फिर मनोविज्ञान का तीसरा संप्रदाय गेस्टाल्टवाद होना चाहिए, व्यवहारवाद क्यों? व्यवहारवाद तो 12 में आया है, सॉरी 13 में, और आपका गेस्टाल्टवाद 12 में आ गया, 1 साल पहले, ठीक है ना? तो इसकी कहानी है कि भाई चक्कर क्या है कि ये संप्रदाय जो था ना, इसको पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हुए इसमें गेस्टाल्टवादी, जिनका नाम है कुर्ट कोपका। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। इस पुस्तक के माध्यम से सारी दुनिया के सामने ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय निकल करके आया था, ठीक है? लेकिन वो आया कब था? 1920 में लिखी थी। तब पता चला कि गेस्टाल्टवादी भी कुछ, पहले कौन सा मान लेते हैं? व्यवहारवादी। ओके, चलिए, स्थापना हुई 1912 में। कहां पे हुई? देश कौन सा है भैया? सीधी सी बात है, जर्मनी है, जर्मन, ठीक है ना? जर्मनी में। और इन्होंने प्रयोग किए थे ना, जर्मनी का एक कैरेना द्वीप है, उस द्वीप पर इन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है ना? और इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक, गेस्टाल्टवाद स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक में नाम याद रखना, मैक्स बर्दीमर, मैक्स बर्दीमर। इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको ध्यान रखना, यही आते हैं पेपरों में, यही चीज पूछी जाती है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखा करो, ठीक है ना? फैक्चुअल चीज यही आएंगी। संस्थापक थे मैक्स बर्दी, ठीक है? और इसमें जो प्रयोगकर्ता था, यानी जो प्रयोगकर्ता कौन था? प्रयोगकर्ता, प्रयोग किए थे, तो प्रयोगकर्ता था इसमें, पूरा नाम है उनका वोल्फ
गैंग और शॉर्ट में बोलते हैं कोहलर। कोहलर सूझे अंतर्धामा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, ठीक है, वो गेस्टाल्टवादियों की देन है। ठीक है, ये इसके क्या है, प्रयोग करता थे। और आपसे यो पूछ ले कि प्रयोग कौन से सन में किया गया था, तो 1916 में। 1916 में। ठीक है, स्थापित कब हुआ था, 1912 में। क्लियर। अब इसमें जो इसके को फाउंडर थे, जिसको बोलते हैं सहयोगी, सहयोगी। अब सहयोगियों में नाम आता है, एक तो कुर्त कोफका, कुर्त कोफका, और दूसरा नाम आता है कुर्त लेविन। कुर्त कोफका और कुर्त लेविन, इसको इसमें क्या माना जाता है दोस्तों, सहयोगी माना जाता है। कुर्त कोफका, कुर्त लेविन, हाँ सहयोगी, सहयोगी, हाँ बिल्कुल, कोफका, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये इनके क्या माने जाते हैं, सहयोगी, कुर्त कोफका और कुर्त। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, एक प्रश्न बनेगा कि आधुनिक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, बताइए। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आधुनिक गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, बताइए। आधुनिक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक किसको कहेंगे? भाई हमारे पास 4 नाम आए हैं जिनको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। मैक्स बर्दीमर, वॉल्फगैंग कोहलर, कुर्त कोफका और कुर्त लेविन। ये 4 लोग हैं। इनमें से भी आधुनिक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक यानी मॉडर्न गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट किसको माना जाता है, बताओ कमेंट करके। हु इज द मॉडर्न गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट? आधुनिक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है, बताइए, प्रश्न का आंसर करिए, बताइए कौन है, हु इज, बताओ। रिद्धि शर्मा, बहुत बढ़िया। हाँ भाटिया, बताइए। चलिए, तो देखिए भाई, आधुनिक गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो किसको माना जाता है, कुर्त लेविन को। किसको माना जाता है, कुर्त लेविन। इनको आधुनिक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि वैसे जो लेविन साहब है ना, इन्होंने अधिगम का एक सिद्धांत दिया है, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है ना, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, लेकिन इनको क्या माना जाता है, आधुनिक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। क्लियर है। अब देखो भाई, आगे यहां से आगे, ये जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है, ये कौन से संप्रदाय का विरोध करता है, तो याद रखना, इस संप्रदाय की स्थापना, इस संप्रदाय की स्थापना व्यवहारवादी संप्रदाय के विरोध में हुई है। व्यवहारवादी संप्रदाय के विरोध में। ठीक है, सब एक दूसरे की टांग खींचते हुए आ रहे हैं। प्रकारवाद, ठीक है, प्रकारवाद ने विरोध कर दिया संरचनावाद का। संरचनावाद और प्रकारवाद का विरोध, हाँ बिल्कुल, कुर्त लेविन है, हाँ ठीक है ना। और प्रकारवाद और संरचनावाद का विरोध कर दिया व्यवहारवादियों ने, और व्यवहारवाद का भी विरोध कर दिया किसने, गेस्टाल्टवाद। ठीक है ना, ये जो संप्रदाय है ना हमारा गेस्टाल्टवाद, यह मनोविज्ञान को, ठीक है, केवल चेतना का नहीं, केवल व्यवहार का नहीं, बल्कि व्यवहार और चेतना, व्यवहार व चेतना दोनों का ही विज्ञान मानता है। व्यवहार व चेतना का विज्ञान मानता है ये। ठीक है ना, जबकि व्यवहार का विज्ञान कौन मान रहा था, ये मान रहा था हमारा व्यवहारवादी, और चेतना का कौन मान रहा था, संरचनावादी। और लेकिन ये संप्रदाय ने कहा कि भैया मनोविज्ञान व्यवहार और चेतना दोनों का ही अध्ययन करता है, दोनों का ही विज्ञान है। ये किसने कहा, गेस्टाल्टवादियों ने। एक शिक्षण सूत्र है, कौन सा, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसकी देन है, तो गेस्टाल्टवादियों की। काफी आता है पेपर में, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी संप्रदाय की देन है।
इसी संप्रदाय की देन है, इंपॉर्टेंट है, इसी संप्रदाय की देन। ठीक है, याद रखना। वैसे शिक्षण सूत्र होता है अंश से पूर्ण की ओर, लेकिन ये पहले पूरी चीज दिखाते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ही क्या है, समग्र, संपूर्णाकार, पूर्णाकार। तो पहले पूरी समस्या को दिखा देते हैं पूर्ण, फिर एक एक चीज को हम व्यक्ति से करके उस समस्या का क्या निकालते हैं, समाधान। तो शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर कौन से संप्रदाय की देन है, तो आपका आंसर क्या होगा, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं बार बार जिस चीज पे फोकस कर रहा हूं, जब पेपर आपके सामने आएगा तब आपकी अखियां अपने आप खुल जाएंगी कि हाँ यार कहा तो था, लेकिन उस समय हमने ढंग से सुना नहीं था। ठीक है, आज अगर सुन लेते तो हमारा काम चल जाता। देख लेना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे शिक्षण सूत्र होता है पूर्ण से अंश से पूर्ण सामान्यतः, क्योंकि हम जैसे कोई पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं तो पहले उसको एक एक चीज को पढ़ा करके फिर बाद में उसको पूरा करते हैं, लेकिन ये जो संप्रदाय है ये क्या करता है, ये पहले पूरी समस्या दिखाता है फिर उसका सॉल्यूशन कराता है। ओके, नेक्स्ट। अब गेस्टाल्टवाद जो है ये, इसकी थीम क्या है, देखो ये कैसे काम करता है, अब इस पर ध्यान रखना। देखिए हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ठीक है साहब, ये क्या है, आंख, नाक, कान, त्वचा यानी स्किन और टंग यानी जीवा। ठीक है, आइज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग, ये पांचों क्या है हमारे पास, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे संवेदी ग्राहक हैं ये। इन पांचों से मिलकर के, अभी मैंने आपको बताया था, इन पांचों से मिलकर के किसका निर्माण होता है बताइए, अभी बताया था आपको, इन पांचों से मिलकर के निर्माण होता है संवेदना। किसका निर्माण होता है, संवेदना यानी सेंसेशन। ठीक है ना, पांचों से किसका निर्माण हो गया, संवेदना का निर्माण हो गया, जिसको सेंसेशन बोलते, याद रखना। ठीक है, और संवेदना को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए, इसको बोला जाता है ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहते हैं संवेदना को। क्लियर, या कह सकते हैं इसको जीव की प्रथम अनुभूति। प्रथम अनुभूति संवेदना कहलाती है, और संवेदना का तात्पर्य क्या है, मानसिक विकास। संवेदना का तात्पर्य रीट प्री में, रीट मेंस में, सेकंड ग्रेड में, ग्रेड फर्स्ट में, सीटेट में, एस्टेट में, बीटेट में, हर जगह पूछा गया है। संवेदना का तात्पर्य मानसिक विकास, नॉट फॉर फिजिकल, मानसिक विकास। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना है। ठीक है ना, जीव की प्रथम अनुभूति संवेदना है, तो इसका अर्थ है मानसिक विकास। अब भैया ये जो संवेदना है, इस संवेदना पर सबसे अधिक बल कौन सा संप्रदाय देता है, तो देखो संवेदना पर सबसे अधिक बल किसने दिया है, संवेदना पर सबसे अधिक बल दिया है आपके प्रकार्यवाद ने। दिख रहा है ये वाला कलर, संवेदना पर सबसे अधिक बल दिया है प्रकार्यवादी। इस पर किसने बल दिया, ये भी प्रकार्यवादियों ने, है ना। इस पर सबसे अधिक बल किसने दिया है, सॉरी, संवेदना पर सबसे अधिक बल दिया है संरचनावादियों ने। किसने दिया है, संरचनावादी संप्रदाय इस पर विशेष बल देता है, क्योंकि मैंने अभी आपको संरचनावादी संप्रदाय पढ़ाया, उसमें बताया था कि टिश्नर ने, है ना, टिश्नर ने, ठीक है, चेतना के कितने तत्व बताए, 3, जिसमें पहला आता है संवेदना, दूसरा आता है प्रतिमा, तीसरा आता है भाव या अनुराग, भाव या अनुराग, जिसको इमोशन बोलते हैं। तो उस पर कौन सा संप्रदाय बल दे रहा है, संरचनावादी। ठीक है, संवेदना क्या है, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। ये पांचों क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां, इन ज्ञानेंद्रियों से क्या बन रही है, संवेदना। ठीक है, अब संवेदना के बाद में जो दूसरा बन के आता है, संवेदना के बाद में ज्ञान की जो दूसरी सोपान है वो है आपका क्या, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, ज्ञान का दूसरा सोपान कौन सा आएगा, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, ये ज्ञान का दूसरा सोपान है। ठीक है ना,
इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्ञान का दूसरा सोपान, जीव की दूसरी अनुभूति, यानी ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है ये। ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कहते हैं इसको, सीढ़ी या सोपान बोल दीजिए, सीढ़ी या सोपान, या जीव की दूसरी अनुभूति है ये, ठीक है ना। प्रत्यक्षीकरण, हाँ प्रत्यक्षीकरण है सेकंड, बहुत बढ़िया रिद्धि। और तीसरी है कंसेप्ट, विचार करना। जैसे एक कमरे में तेज आवाज हुई, छोटा बच्चा सो रहा होता है ना, तेज आवाज हुई और अचानक से बच्चे ऐसे चौंक जाता है, ऐसे हिल जाता है, तो तेज आवाज को सुनकर के बच्चे का चौंकना, ये तो है सेंसेशन, संवेदना। और तेज आवाज सुनकर के बच्चा ये जानने का प्रयास करे कि ये तेज आवाज है किसकी, ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण, यानी प्रत्यक्ष से देखना, परसेप्शन करना कि तेज आवाज किसकी है, ठीक है ना। बिल्कुल, विचार चिंतन। और संप्रत्त में आता है विचार चिंतन। उसने देखा कि कुत्ते की आवाज है, कुत्ता भौंक रहा है, अब वो विचार करता है, विचार चिंतन करता है कि कुत्ता भौंकता है, गाय रंभाती है, पक्षी चहचहाते हैं। जैसे आसमान में कुछ कोई उड़ रहा है, ये संवेदना। अब उसने ये देखा कि कौन उड़ रहा है, उसने देखा पक्षी उड़ रहे हैं, तो फिर वो विचार बना रहा है कि यार पक्षी उड़ते भी हैं, पक्षी उड़ते भी हैं। ये विचार चिंतन करना, ये संप्रत्त होता है, जिसको कंसेप्ट बोलते हैं इंग्लिश। तो संप्रत्त को ज्ञान की तीसरी सीढ़ी कहा जाता है, ठीक है ना। हमारे पास संवेदना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण पर कौन सबसे अधिक बल दे रहा है? इस पर सबसे अधिक बल कौन दे रहा है? हमारा प्रकारवाद। इस पर सबसे अधिक बल कौन देता है दोस्तों? इस पर देता है प्रकारवादी संप्रदाय, प्रकारवादी यानी कृत्यवादी, इस पर विशेष बल देते हैं। यानी वो ये देखना चाहते हैं कि भाई चेतना की उपयोगिता क्या है, ये बताओ प्रत्यक्ष से, पाठ्यक्रम की उपयोगिता क्या है, पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए। तो प्रकारवाद किस पर बल दे रहा है? हमारे प्रत्यक्षीकरण पर, ठीक है। जब संवेदना और प्रत्यक्षीकरण मिलते हैं आपस में, तो इससे व्यक्ति के अंदर क्या उत्पन्न होती है? इससे दोनों चीजों से व्यक्ति के अंदर आती है सूझ, विचार करने की क्षमता। तो इससे व्यक्ति में उत्पन्न होती है सूझ, यानी इंसाइट, सूझ उत्पन्न होती है, ठीक है। और सूझ से व्यक्ति में क्या आता है? सूझ से व्यक्ति में आता है संज्ञान। क्या आता है? संज्ञान, यानी वो अपनी मानसिक क्रियाएं, कॉग्निटिव। सूझ से क्या आता है? संज्ञान। और जब व्यक्ति संज्ञान यूज करता है तो ऐसे चलेगा, बिल्कुल यहां लिख रहा हूं मैं, संज्ञान के बाद में व्यक्ति जब संज्ञान लगाता है, अपना मस्तिष्क लगा लेता है, तो वो क्या कर देता है? समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, ठीक है। इस पर कौन बल दे रहा है? गेस्टाल्टवाद। क्लियर है? ये डायग्राम ढंग से समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से समझ लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी शरीर के 5 संवेदी ग्राहक हैं, इनके द्वारा प्राप्त प्रारंभिक ज्ञान, ठीक है। संवेदना है जिस पर बल दे रहा है कौन? संरचनावादी संप्रदाय सर्वाधिक बल देता है। इसको ज्ञान की प्रथम सीढ़ी या जीव की प्रथम अनुभूति कहा जाता है। फिर इसी से इसके बाद आता है प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, जिसको ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कहते हैं। उस पर बल दे रहा है प्रकारवाद, फंक्शनिज्म वाले इस पर विशेष बल देते हैं, ठीक है। इन दोनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? सूझ, जिसको अपन कह सकते हैं संप्रत्यय, कंसेप्ट, ठीक है। तो सूझ से व्यक्ति क्या लगाता है? संज्ञान। और संज्ञान जब व्यक्ति लगा लेता है, यानी संज्ञान का मतलब होता है हमारी मानसिक क्रियाएं, और जब व्यक्ति संज्ञान लगा लेता है तो उसकी समस्याओं का क्या हो जाता है दोस्तों? समाधान। अब ये जो समग्र स्थिति है, यानी यहां से लेकर के ये जो लास्ट तक की जो स्थिति है, इस समग्र स्थिति पर कौन बल देता है? समग्र स्थिति पर गेस्टाल्टवाद बल देता है। इस समग्र स्थिति पर गेस्टाल्टवाद बल देता है, समग्र पर, इसलिए इसको समग्रकार या संपूर्णाकार कहते हैं। बोलो जय श्री राधे। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? एक बार थम्स अप करके बताओ, आया कि नहीं आया समझ में? बताइए, आया कि नहीं आया समझ में? बताओ फटाफट से। थैंक यू सर, नाइस सेशन, है ना। अभी सेशन तो चल रहा है प्रीति भाटिया जी। अब आप ये बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताइए, ठीक है। एक एक चीज कंसेप्ट आपके सामने क्लियर करके रख दिया है कि कैसे बनता है ये गेस्टाल्ट। इसको क्यों बोलते हैं समग्र? इसलिए बोलते हैं इसको। और आजकल पेपर में जो स्टेट वाले हैं, सीटेट वाले हैं, उसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, आप विश्वास से पढ़िए,
चैनल पे जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। प्रदीप कारो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, आया समझ में। अब देखिए ये हो गया हमारा कौन सा संप्रदाय, गेस्टाल्टवादी। अब ये जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है ना, ये मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल देता है। कौन सी क्रियाओं पर? मानसिक क्रियाओं पर, जैसे हमारा प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, हमारी बुद्धि, ज्ञान, सोच, मनन, चिंतन, ऐसी मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल देता है। किस पर बल देता है? देखो ये जो बल देता है ये हमारी मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल देता है। कौन सी क्रियाओं पर? मानसिक क्रियाओं पर। भाई इनका मानना था कि जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अधिक कल्पनाशीलता होगी ना, जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अधिक कल्पनाशीलता होगी उसके अंदर उतनी सूझ पाई जाएगी। ठीक है, व्यक्ति के अंदर क्या है? हमारे अंदर क्या है? कल्पना। इंसान ने कल्पना की यार कि हम पक्षियों की तरह उड़ें, तो उसने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। इंसान ने यह कल्पना की कि यार मैं घर बैठे, अब मुझे जाने का समय हो रहा है, मुझे घर पे बात करनी है, तो इंसान ने टेलीफोन का निर्माण कर दिया। ठीक है ना, हमें लगा कि यार मैं पढ़ा तो रहा हूं राजस्थान से और आज बच्चे मुझको हरियाणा में देख रहे हैं, आप अपने घर पे देख रहे हैं, तो हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया। तो जैसे जैसे इंसान कल्पना करता गया वैसे वैसे उसका सूझ बढ़ता गया, सूझ जैसे बढ़ती गई उससे उसमें संज्ञान उत्पन्न हुआ, और संज्ञान उत्पन्न होते ही उसने इन सारी चीजों को डेवलप कर दिया। जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है उन सब का उसने क्या कर दिया? सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, पेपर में आता है कि सूझ उत्पन्न होती है, सूझ अकस्मात उत्पन्न होती है। सूझ को बोलते हैं इंग्लिश में इनसाइट, यानी अंतर्दृष्टि। एक भजन है ना, अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं प्रभु को नर नारी। ठीक है ना, तो अंतर्दृष्टि, आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आपका नजरिया क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इसको बोलते हैं सूझ या इंसाइट या अंतर्दृष्टि। तो सूझ कैसे उत्पन्न होती है? अकस्मात। लेकिन अकस्मात भी का उत्पन्न होगी, सूझ के लिए आपके उत्पन्न होने के लिए आपके पास समस्या का होना बहुत जरूरी है। तो समस्या के समाधान के लिए हम हमारे दिमाग रूपी घोड़े को दौड़ाते हैं, और अचानक से हमें कोई विचार आता है और अचानक से हम उस समस्या का क्या कर देते हैं? समाधान कर देते हैं। तो अचानक समस्याओं का हल हो जाता है। तो ऐसा कौन कहता है? सूझ का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग। हालांकि रिद्धि बेटा इसको हम अधिगम के सिद्धांतों में और विस्तार से जानेंगे, है ना। ये अधिगम का सिद्धांत भी है जिसको गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत कहते हैं, जिसके प्रतिपादक कौन है? आपके चारों गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। अब यहां से एक पेपर में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो आपको चार नाम याद रखने ओनली, मैक्स बर्दीमर, कोहलर, कोफका और कुर्तलेविन। ये चारों कौन है? गेस्टाल्टवादी है। इनके अलावा अगर अन्य कोई नाम आ जाता है तो वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, और एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन आधुनिक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है? तो याद रखिए ना, कुर्तलेविन साहब को आधुनिक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। गेस्टाल्टवाद का संस्थापक कौन है? बोलो, मैक्स वर्दीमर। प्रयोगकर्ता कौन था? कोहलर। सहयोगी कौन थे? कोपका, कुर्तलेविन। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक किसकी है? कोपका की। कब लिखी? 1920 में। और 1920 में हमारा ये जो गेस्टाल्टवाद है वो सारी दुनिया के सामने आ गया कि यार गेस्टाल्टवादी भी कोई संप्रदाय है। ठीक है, किसका विरोध करके आया था? व्यवहारवाद का। किसका विज्ञान मानता है इसको? ये मनोविज्ञान को व्यवहार और चेतना दोनों का ही विज्ञान मानता है। ठीक है, कौन सी क्रियाओं पर विशेष बल देता है? मानसिक क्रियाओं पर, जैसे हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी सोच, हमारी मानसिक शक्तियां, हमारा संवेदना, हमारी प्रत्यक्षीकरण, हमारी सूझ, हमारी समस्या समाधान शक्ति, ऐसी क्रियाओं पर सबसे अधिक क्या देता है? बल देता है। ठीक है ना, पूरे विश्वास से और दावे के साथ कह रहा हूं कि क्लास से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक शानदार बेहतरीन, कल से मतलब कल तो संडे रहेगा, संडे क्लोज रखता हूं मैं, मंडे को मिलते हैं। यही मनोविज्ञान के अभी संप्रदाय चलेंगे, पार्ट 2 चलेगा, पर इसके आगे अपन पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, प्रयोजनवादी संप्रदाय, साचरवादी संप्रदाय और आपका शिक्षा मनोविज्ञान, और फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा बाल विकास। क्या स्टार्ट हो जाएगा? बाल विकास। ओके, तो चैनल पे जो नया हो वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो। क्लास के बाद अपना फीडबैक नहीं देते हो, फीडबैक दिया करो। और देखो वीडियो जब खत्म हो जाए तो इसमें एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप। तो अपने फेवरेट टीचर को हाइप सर्चिंग में लाने के लिए हाइप जरूर किया करो, जिसमें पॉइंट मिलते हैं। इतना तो कर ही सकते हो। ओके, मिलते हैं। तो भैया ध्यान रखना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहे नर को प्रभु नारी।
ठीक है ना। तो आदतों का निर्माण कैसे होता है? आदतों का निर्माण 3 चीजों से, बारंबारता, अभिनवता और अनुबंध। जैसे उदाहरण दिया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे कहने की आदत सी हो गई। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई। जय हिंद, जय भारत।